जंगल में आज बर्फबारी कुछ ज्यादा ही हो रही थी। ये कोई सामान्य ठंड नहीं थी, बल्कि एक बर्फीला तूफान था जिसने प्रकृति को पूरी तरह से सफेद कर दिया था। सभी पंछी अपने अपने घोंसलों में दुबके बैठे थे। कबूतर, उसकी पत्नी लूसी कबूतरी और हमेशा चहकने वाला मिट्टू तोता भी गहरे पत्तों और टहनियों के बीच बने अपने आरामदायक घोंसले में था। रीमा चिड़िया अपनी बेटी छुटकी के पास थी, जो बुखार से तप रही है। लेकिन रीमा चिड़िया आज बहुत परेशान थी। उसकी आंखों में नींद नहीं, केवल डर था। उसकी प्यारी बेटी छुटकी को तेज बुखार था और उसका पति टुन्नू अभी तक घर नहीं लौटा था। वो बहुत पहले ही जंगल के किनारे बनी इंसान की बस्ती से दवा लेने गया था। इतनी देर? आखिर इतनी देर क्यों हो गई? ये बर्फ तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर टुन्नू को कुछ हो गया तो छुटकी को कौन देखेगा? माँ, मेरा सिर बहुत दुख रहा है। पापा कब आएंगे? बस आते ही होंगे। मेरी बहादुर बच्ची, हिम्मत रखो। पापा तुम्हारे लिए सबसे अच्छी दवा ला रहे हैं। उसे पीते ही तुम्हारा बुखार भाग जाएगा। रीमा बार बार घोंसले के खिड़की से बाहर देखती। बर्फीली हवा का झोंका उसके छोटे से शरीर को कपकपा रहा था। उधर टुन्नू वापस लौट रहा था। दवाई लेकर वो वापस घर लौट रहा था। जंगल का रास्ता बर्फ और कोहरे से भयानक हो चुका था। तेज और ठंडी हवा के झोंकों से उसके लिए उड़ना मुश्किल हो रहा था। हर उड़ने का प्रयास उसे थका रहा था। वो लगभग 20 मिनट तक मुश्किल से उड़ता रहा। आखिरकार उसे वो विशाल पेड़ दिखा जिसमें एक बड़ा सा सुराख था। हे भगवान, मुझे बस थोड़ी ताकत दे दो, मैं बस उस बड़ी पेड़ तक पहुंच जाऊं। अगर मैंने हार मान ली तो छुटकी को दवा नहीं मिलेगी। रीमा का भरोसा नहीं टूटना चाहिए। आखिरकार उसे वो विशाल पेड़ दिखा जिसमें एक बड़ा सा सुराख, जिससे कुछ हद तक बर्फबारी से बचाव हो रहा था। अब थोड़ी देर, बस थोड़ी देर, मुझे अपने शरीर को फिर से गरमाना होगा। अगर मैं ऐसे ही उड़ता रहा तो रास्ते में ही गिर जाऊंगा। इस बीच उसे दूर से भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है। ये तो भेड़ियों की आवाज है। मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा, कहीं वे मुझे देख न लें। डर ने टुन्नू को नई ताकत दी। वो तुरंत उठा और तेजी से अपने घर की ओर उड़ चला। कुछ देर बाद कांपते हुए वो मुश्किल से घर पहुंचा। तुम आ गए? मैं तो बहुत डर गई थी। तुम इतने ठंडे क्यों हो? मैं ठीक हूँ, बस ठंड बहुत ज्यादा थी। ये लो छुटकी की दवा। पापा आप आ गए। हाँ मेरी जान, अब तुम तुरंत ठीक हो जाओगी। रीमा ने तुरंत छुटकी को दवा दी। फिर उसने टुन्नू को गर्म रखने के लिए गर्म पानी दी। तीनों उस बर्फीली रात में आराम से सो गए। सुबह होते ही टुन्नू और छुटकी दोनों ठीक हो जाते हैं। तभी कबूतर और मिट्टू टुन्नू के घर आते हैं। टुन्नू, दरवाजा खोलो, हमें कुछ बात करनी है। अरे जल्दी करो टुन्नू, पेट में चूहे कूद रहे हैं। टुन्नू ने दरवाजा खोला। कबूतर और मिट्टू को देखकर उसे थोड़ी खुशी हुई। तुम दोनों इतनी सुबह, इतनी बर्फ में? हमें भोजन की बहुत चिंता है। कल से हमने कुछ खाया नहीं है। इतनी मोटी बर्फ के नीचे दाना कहाँ मिलेगा? सही कह रहा है, हम तुम्हें साथ लेने आए हैं। हम सब भोजन ढूंढेंगे। तुम लोग अभी भी बाहर जा रहे हो? टुन्नू, कल तुम्हारी क्या हालत थी, भूल गए? मैं ठीक हूँ। कबूतर और मिट्टू मेरे साथ हैं। हम जल्दी वापस आ जाएंगे, चिंता मत करना। तीनों दोस्त भोजन की तलाश में निकल पड़े। वे ठंड में कांपते हुए उड़ रहे थे। हर दिशा में बर्फ ही बर्फ थी। कुछ भी हरा या खाने लायक नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर बाद उन्हें कालू और उसकी पत्नी गौरी कौवी मिले। वे दोनों उदास बैठे थे। अरे कबूतर, तुम कहाँ जा रहे हो? हमें भी कुछ बता दो, हम तो हार मान चुके हैं। इतनी ठंड मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। ऐसा लगता है इस बर्फीले मौसम में भूखे ही मर जाएंगे। हम दोनों बहुत कमजोर हो चुके हैं। हम सब साथ में हैं। आओ सब मिलकर चलते हैं। अगर हम एक दूसरे को भोजन ढूंढने में मदद करें तो शायद कुछ मिल जाए। हाँ, तुम दोनों भी हमारे साथ आओ। अब पांचों पंछी एक साथ उड़ने लगे। वे एक दूसरे को हवा के तेज झोंकों से बचाते हुए उड़ रहे थे। अचानक मिट्टू की तेज और तीखी नजर दूर एक अजीब सी जगह पर पड़ती है। ओहो, तुम सब रुको, जल्दी रुको। वो देखो, वहाँ दूर
पत्थरों के बीच में कुछ लाल लाल चमक रहा है। हाँ, वो तो, क्या वो कोई झरना है? सभी पंछी तेजी से उस दिशा में उड़े। पास जाकर उन्होंने देखा कि वो एक ऊंचा जंगली सेब का पेड़ था। ये पेड़ एक गर्म झरने के पास उगा था, जिसकी भाप के कारण उसके आसपास की कुछ बर्फ पिघल गई थी और पेड़ पर बहुत सारे बड़े लाल सेब लटके हुए थे। सब जी भरकर सेब खाते हैं और अपने अपने घर ले जाते हैं। घर लौटकर टुन्नू ने रीमा को सारे सेब दिए, लेकिन जब रीमा ने टुन्नू को देखा तो वो फिर से डर गई। इतनी भयंकर ठंड में बाहर रहने के कारण टुन्नू की तबीयत खराब हो गई थी। वो बहुत तेज कांप रहा था। तुमने फिर लापरवाही की। देखो, तुम्हारा शरीर बर्फ जैसा ठंडा है। चिंता मत करो रीमा, मैं ठीक हो जाऊंगा। कम से कम हम सब भूखे तो नहीं रहेंगे। रीमा चिड़िया ने तुरंत टुन्नू को वो बची हुई दवा दी। उसने एक नरम कपड़े को गर्म पानी में भिगोकर उसके माथे पर पट्टी रखी। तुम बहुत बहादुर हो टुन्नू, पर अब तुम्हें आराम करना होगा। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। पापा, आप जल्दी ठीक हो जाओ। छुटकी ने एक सेब खाया। रीमा और छुटकी ने मिलकर पूरी रात टुन्नू का ध्यान रखा। सुबह होते ही टुन्नू बिल्कुल ठीक हो गया। मैं तो एकदम तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। रीमा, तुम मेरी असली ताकत हो। बस, अब बर्फ पिघलने तक कोई बाहर नहीं जाएगा। अब जंगल के सभी पंछियों को भोजन की चिंता नहीं थी। वे सब सेब के पेड़ के बारे में जानते थे। जंगल के सभी पंछी अब सेब खाते हैं और इस ठंड के मौसम में भी खुशी और शांति से रहते हैं। घने जंगल में बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। कड़ाके की ठंड ने हर जीव को अपने घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया था। ऐसे में जंगल के आखिरी हिस्से में एक पुरानी, इस्तेमाल न हो रही रेलगाड़ी का डिब्बा था, जो अब रीमा चिड़िया का गर्म और सुरक्षित घर बन चुका था। रीमा चिड़िया अपने पति टुन्नू, अपनी बूढ़ी सास और नन्ही बेटी चुटकी के साथ उस ट्रेन घर में खुशी खुशी रहती थी। उनका छोटा सा घर अंदर से लकड़ियों की आंच और प्यार की गर्माहट से भरा रहता था। ट्रेन के डिब्बा की खिड़की से रीमा चिड़िया बाहर बर्फ को गिरते देख रही थी। टुन्नू जंगल पूरा घूमकर अपने परिवार के लिए बर्फ में भोजन की खोज कर रहा था और चुटकी अपनी दादी की गोद में गर्मा गर्म भुने हुए मकई के दाने खा रही थी। दादी माँ, बाहर कितनी ज्यादा बर्फ है, कितना ठंडा है। हाँ मेरी प्यारी चुटकी, इस साल ठंड बहुत जोर की पड़ी है, पर चिंता मत करो, हमारा ये ट्रेन घर बहुत मजबूत है और अंदर से गर्म भी। टुन्नू भोजन लेकर घर आता है। रीमा, देखो, ये सारा भोजन मैंने बर्फ के अंदर से बाहर निकाला है और इकट्ठा किया है। मुझे ये सब भोजन को ढूंढने में बहुत मुश्किल हुआ। वाह टुन्नू जी, आप सच में बहुत मेहनती हो। आपकी मेहनत की वजह से ही आज हम सब पेट भरकर भोजन करते हैं। आप बर्फीले जगह पर जाकर भोजन की खोज करते हैं। हमारा ये ट्रेन घर, हमारी ये छोटी सी दुनिया सब आपके सहारे ही तो है। रीमा बहू, तुम भी कम नहीं हो। तुम हम सब का ध्यान रखती हो। भगवान हम सबको सलामत रखे। ऐसे ही एक दिन तभी ट्रेन घर के मजबूत दरवाजे पर जोर से खटखट की आवाज हुई। इतनी ठंड में कौन हो सकता है? कोई मुसीबत में होगा। टुन्नू जी, जरा खिड़की से देखो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। टुन्नू ट्रेन के बाहर देखता है तो उसे कालू, गौरी और उनका बेटा जग्गू दिखाई देते हैं। कालू जंगल का सबसे दुष्ट कौवा था। ठंड से कांपते हुए खड़े थे। कालू कौवे का खराब घोंसला बर्फ के वजन से टूट चुका था और अब वे इस डिब्बे पर कब्जा करना चाहते थे। रीमा, बाहर कालू कौवा और उसका परिवार है, जिसने हमारे पुराने घर को तोड़ दिया था। अरे ओ ट्रेन की मालकिन, दरवाजा खोलो, हम ठंड से जम रहे हैं। हाँ, हमें भी अंदर आने दो। तुम अकेले अकेले गर्म रेलगाड़ी में कैसे रह सकती हो? नहीं नहीं, कालू, यहाँ सिर्फ हमारे परिवार के लिए ही जगह है। हम किसी और को नहीं रख सकते। पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। इनका डिब्बा तोड़ क्यों नहीं देते? हाँ, हम इसे तोड़ देंगे, पर अभी जरा इन्हें डरा कर देखते हैं। अगर तुमने अभी दरवाजा नहीं खोला तो हम सब मिलकर इस डिब्बे को ही तोड़ देंगे और फिर तुम भी इस बर्फ में हमारे साथ रहोगी। सुनो कालू, ये हमारी बरसों की मेहनत का घर है। ये इतना कमज़ोर नहीं है जितना तुम समझते हो। यहाँ जाओ
और कहीं और सहारा ढूंढो। कालू और उसका परिवार दरवाजे को जोर जोर से धक्के मारने लगे, पर ट्रेन का मजबूत लोहे का दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी बर्फ से ढके पेड़ों के बीच से कुछ आवाजें आईं। वो कबूतर और उसकी बीवी लूसी कबूतरी थे, जिनके घर भी बर्फ से दब गए थे। क्या हो रहा है यहाँ? कालू, तुम फिर चिड़िया को परेशान कर रहे हो। रीमा बहन, दरवाजा मत खोलो, हम सब यहीं पास में हैं। हम मिलकर इनका मुकाबला करेंगे। तुम बीच में मत पड़ो कबूतर, ये हमारी और चिड़िया की बात है। नहीं कालू, रीमा ने इस जंगल में हमेशा सबकी मदद की है। मुसीबत के समय हम सब उसके साथ हैं। तुम इस डिब्बे को हाथ भी नहीं लगा सकते। यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना जंगल के सारे पक्षियों को यहाँ इकट्ठा कर लूंगा। पापा, इतनी ठंड है, अब क्या करें? कालू जी, चलिए हम यहाँ से चलते हैं। वैसे भी यहाँ जंगल के सारे पक्षी ही हमारे दुश्मन हैं। हम अकेले पड़ जाएंगे। ठीक है चिड़िया, आज तो तुम बच गई, पर ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कालू और गौरी अपने बेटे जग्गू को लेकर वहां से चले जाते हैं। कालू के जाने के बाद रीमा चिड़िया ने धीरे से दरवाजा खोला। वो कबूतर और उसकी बीवी लूसी कबूतरी साथ अंदर आने की गुजारिश करने लगे। आप अंदर आ जाइए कबूतर भैया। लूसी बहन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों की वजह से ही आज मेरा घर सुरक्षित है, वरना पता नहीं वो दुष्ट कव्वे क्या करते। धन्यवाद तो आपका रीमा बहन, आपने इतनी बड़ी जगह में हमें सहारा दी। रीमा, वैसे भी हम यहाँ से अपनी माँ वाले जंगल जा रहे हैं। हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। रीमा उनके लिए एक नया घोंसला देती है। दादी माँ देखो, अब तो कितने सारे दोस्त हैं। ये रेलगाड़ी का घर अब और भी अच्छा लग रहा है। हाँ मेरी बच्ची, असली घर वही होता है जहाँ प्यार और अपनेपन की गर्माहट हो, जहाँ दोस्त साथ हों। रात हो जाती है। वो सब बर्फीली रात में आराम से सो जाते हैं। इस तरह वो सब ट्रेन घर में